जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का हिंदी का क्लास चालू किया था, जो 3 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। यानी कि पहला पार्ट जो था मेरा हिंदी भाषा का था, उसके बाद 2 पार्ट जो था वर्णमाला का था। आज मेरा तीसरा पार्ट है जो क्या है वर्णमाला का। वर्णमाला में हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में हम लोगों ने पढ़ा था दंत तक, ठीक है, यानी कि सॉरी तालु तक पढ़ा था। तालु के बाद दंत पढ़ा था। दंत से हम लोगों को आज से पढ़ना है। तो हम लोग क्या पढ़ते थे, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ रहे थे, और पढ़े थे कहाँ तक हम लोगों ने, दंत तक पढ़े थे। आज से हम लोग को पढ़ना है दंत, तालु तक पढ़े थे, दंत से आज से हम लोग को पढ़ना है, यानी कि छठा से पढ़ना है। 5 तक हम लोग पढ़ चुका है, यानी कि दंत से आप लोगों को पढ़ना है। अब बताइए दंत का उच्चारण स्थान हमारा क्या है। दंत का जब बात होता है तो दंत का उच्चारण स्थान होता है स, जो हमको तवर्ग से, किससे, तवर्ग से दंत का उच्चारण स्थान होता है वर्ग और स, ठीक है। दंत का उच्चारण आप 100 बोल के देख सकते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं 7वां नंबर की। 7वां नंबर है दंत और ओष्ठ। क्या है, दंत और ओष्ठ। अब दंत और ओष्ठ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत और ओष्ठ दोनों होना चाहिए। तो वह बोल के देखिए, आपका दंत, दांत भी और होठ भी, दोनों से दोनों उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए बहुत ईजी है। आप सिर्फ शब्दों को बोलिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। दंत और ओठ से कौन सा उच्चारण स्थान होगा, वो आपको इसे याद रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर वर्णमाला से पूछेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में मेरा क्या है, दंत और ओट्स के बाद की आगे की बात करते हैं। तो 8 नंबर में है ओट्स का, ठीक है, कंठ और तालु का। 8 नंबर में कंठ और तालु का, कंठ और तालु का। अब ये दोनों की बात करते हैं, जिसमें कंठ और तालु दोनों काम करें। जब कंठ और तालु की बात करते हैं तो ए और ऐ, कौन सा, ए और ऐ, ये क्या है, कंठ और तालु का उदाहरण स्थान है, ठीक है। 8। अब 9 की बात करते हैं। अब जब 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 नंबर में आता है आपका ओट्स। क्या आता है, ओट्स। 9 नंबर में ओट की बात करते हैं। तो ओट का जो मेरा है, ओट का मेरा जो उच्चारण स्थान क्या होगा, जब ओट की बात करते हैं तो ओट का उच्चारण स्थान होगा ऊ, हर्षु। अब दोनों बोल के देखिए, आपको ओट से ही बोला जाएगा, ऊ और हर्षु, ठीक है। अब बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर में मेरा उच्चारण स्थान क्या है, ओट्स और कंठ की। ओट्स और कंठ दोनों काम करें। क्या काम करे, ओट्स और कंठ, ये दोनों काम करें। जिसका उच्चारण ओट्स और कंठ से होता है उसे ओट्स कंठ कहते हैं। जैसे कि ओ, औ, अंग। आप खुद बोल के देखो, ओ, औ और अंग, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर में मेरा आता है आपका कंठ। कंठ की बात करते हैं, जिसका उच्चारण कंठ से हो, जिसका उच्चारण कंठ से हो। अब बात करते हैं कंठ का उच्चारण स्थान अ, आ, अंग। क्या क्या, अ, आ और अंग, ये क्या है मेरा कंठ का उच्चारण स्थान है। कवर, कवर और ह, और क्या, कवर और ह, सॉरी ह, क्या है, कवर और ह। वर्णों का जो उच्चारण स्थान था मैंने बता दिया 2 वीडियो में। 11 उच्चारण स्थान है, इसमें आज हम लोगों को पढ़ा दंत। दंत और से स की बात करते हैं। कौन, दंत और ओट्स। दंत और ओट्स का उच्चारण स्थान क्या होगा, व। दंत और ओट्स का उच्चारण स्थान मेरा क्या होगा, व। कंठ और तालु, ए और ऐ। कंठ और तालु का उच्चारण स्थान लिया ए और ऐ, ठीक है। अब ओट्स की बात करते हैं तो ओट्स का मेरा उच्चारण स्थान क्या होगा, ऊ और हर्षु। क्या, ओट्स और ऊ और हर्षु, ठीक है। ओट्स और कंठ का उच्चारण स्थान ओ, औ, अंग। ओट्स और कंठ का उच्चारण स्थान ओ, औ और अंग, ठीक है। अब बात करते हैं कंठ का। कंठ का उच्चारण स्थान अ, आ, अंग, अकवर, ह, ठीक है। कंठ का उच्चारण स्थान मेरा हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे का दूसरे पॉइंट वाले पे चलते हैं। तो
चलिए हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ गए। अब बात करते हैं, आगे बात है चौथा नंबर का ओठ की स्थिति के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे? ओट्स के स्थिति के आधार पर यानी कि ओठ का, ओट्स का स्थिति के आधार पे। ठीक है, ओट्स के स्थिति के आधार पे। जैसे कि पहला नंबर, इसके पहला नंबर की बात करते हैं तो पहला नंबर आता है आवर्तमुखी। क्या? आवर्तमुखी। अब आवर्तमुखी किसे कहते हैं? आवर्तमुखी। जब बात करते हैं आवर्तमुखी की, तो आवर्तमुखी किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या ओठ जो मेरा है वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, यानी कि गोल ओठ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? आवर्तमुखी कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओट्स वृत्तमुखी या गोलाकार, क्या गोलाकार नहीं होता है, नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? आवर्तमुखी कहते हैं। इतना याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कि ओट्स वृत्ताकार और गोलाकार नहीं होता है, उसे हम कौन से मुखी कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम आवर्तमुखी कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल में क्या आएगा? अ, आ, ई। इसके एग्जांपल में क्या आएगा? जैसे में अ, आ, ई, हर्षी, अ, आ, ई और हर्षी, ए और ऐ। क्या आएगा? ए और ऐ। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? हम आवर्तमुखी कहेंगे। ठीक है, इसको समझ गए। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में बात करते हैं, आवर्तमुखी हो गया। अब वृत्तमुखी की बात करते हैं। वृत्त मतलब क्या होता है? वृत्तमुखी किसे कहते हैं? जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओट्स वृत्तमुखी या गोलाकार, वृत्तमुखी या गोलाकार होता है, उसे हम क्या करते हैं? आपके वृत्तमुखी। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो मेरा होगा ना वो गोल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी कहेंगे। याद रखिएगा कि वृत्तमुखी, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में आएगा आपका ऊ। आप खुद से बोल के देख सकते हैं, ऊ बोल के देखिए, आपका ओठ जो होगा वो गोलाकार टाइप का हो जाएगा। जैसे ऊ, हर्षु, ऊ, हर्षु और ओ, औ, अंग, ओ, औ और अंग, इसे क्या कहेंगे? वृत्तमुखी कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। ओट्स की स्थिति के आधार पर 2 चीजें हमको पढ़ना था। 2 चीजों क्या पढ़ना था? एक पढ़ना था आपके अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में ओट्स जो है वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? आपको आवर्तमुखी कहते हैं। ठीक है, और वृत्तमुखी किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओट्स वृत्तमुखी या गोलाकार होता है, उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे उ, हर्षु, ओ, औ और अंग। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। और आगे की बात, पहले इसको एक और समझ लेते हैं। हवा के नाक और मुंह के आधार पे, हवा के नाक और मुंह के आधार पे। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आपकी बात करते हैं किसकी? आपकी हवा, मुख और नाक के आधार पे। क्या? हवा, मुख और नाक के आधार पे। अब इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका आगे था हवा, मुख, हवा के नाक और मुंह के आधार पे। किसका? हवा के नाक और मुंह के आधार पे। हवा के नाक और मुंह के आधार पे। ठीक है, इसको देखिए, मैं एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसे मैं छोड़ के जाऊंगा। हर एक पॉइंट पर एक एक चीज को बता के जाऊंगा। इतना विश्वास बना के रखिएगा और वीडियो पे जरूर बना रहिएगा। ठीक है, जब बात करते हैं हवा के, मुख के, नाक के आधार पर, पहला पॉइंट आता है मेरा कि मौखिक स्वर। किसका आता है? मौखिक स्वर।
पहला पॉइंट किसका आता है, मौखिक स्वर। अब मौखिक स्वर की बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, इससे जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उसे क्या कहते हैं, मौखिक स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे हम मौखिक स्वर कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल क्या होगा, अ, आ और ई। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप बोल के देखो, इसमें आपकी हवा जो होगा वो क्या होगा, मुख के केवल मुंह से ही निकलेगा। ठीक है, जैसे अ, आ और ई, इसे क्या कहेंगे, मौखिक स्वर कहेंगे। जिन स्वर का उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए आप इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट मेरा आता है अनुनासिक स्वर। इसको नीरनासिक स्वर कहा जाता है। मौखिक स्वर को इतना याद रखिएगा, किस स्वर, नीरनासिक स्वर कहा जाता है, नीरनासिक स्वर कहा जाता है। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा कि मौखिक स्वर को क्या कहा जाता है तो नीरनासिक स्वर कहा जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे आता है कौन सा, आपको अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर सेकंड पॉइंट में इसका है कि अनुनासिक स्वर। अब बात करते हैं अनुनासिक स्वर की। तो अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ किससे निकलती है, नाक से। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ, किसके, मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, अंग, आ और हर्षी। क्या होगा इसका एग्जांपल की बात, अंग, आ और हर्षी, इसे क्या कहेंगे हम, अनुनासिक स्वर। अब एक बार रिपीट करते हैं इस चीजों को। पहला था कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ये मेरा पांचवा पॉइंट था, ये मेरा पांचवा था। ठीक है, पहला था कि मेरा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर आवर्तमुखी। आवर्तमुखी किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तमुखी होता है, आवर्तमुखी कहते हैं। कहने का मतलब है जिन स्वरों में आपका जो ओट्स होगा वो गोल टाइप का नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या कहेंगे, आवर्तमुखी। जैसे इसका एग्जांपल की बात करते हैं, अ, आ, ई, हर्षी, ए और ऐ, इसे क्या कहेंगे, आवर्तमुखी कहेंगे। ठीक है, वृत्तमुखी की बात करते हैं तो वृत्तमुखी किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओट्स वृत्तमुखी या गोलाकार होता है उसे क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे उ, हर्षु, ओ, औ और अंग, इसे क्या कहेंगे हम, वृत्तमुखी कहेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हवा के नाक और मुंह के आधार पे। इसमें दो पॉइंट है, एक है मौखिक स्वर। मौखिक का मतलब समझते हैं कि बोलना। ठीक है, जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे हम मौखिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ और ई, इसे कौन सा स्वर कहते हैं, नीरनासिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अनुनासिक स्वर की। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, अंग और हर्षी। ठीक है, इस चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसे वर्णमाला में जहां से क्वेश्चन पूछे अगर छूट जाए, ऐसा अभी तक एक भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसको आप बने रखिए और जो वीडियो नहीं देखे हैं पिछली वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे की चर्चा करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब है मेरा इसका लास्ट घोषणा के आधार पर। ठीक है, लास्ट क्या है, घोषणा के आधार पर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। घोषणा के आधार पर करने का मतलब है, घोषणा, अघोष का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से श्वास का कंपन, यानी स्वर तंत्री में जब अघोष का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से श्वास का कंपन और
स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सघोष ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनि होता है, सभी स्वर सघोष ध्वनि होता है। ठीक है, इसको समझ गए। 1 मिनट में बता रहा हूं इसको। देखिए, सघोष ध्वनि घोषणा के आधार पर अर्थ का, अघोष का वो अर्थ होता है जिसमें स्वतंत्र रूप से जो श्वास स्वर तंत्रियां होती है वो क्या कहता है, कंपन होता है, उसे हम सघोष ध्वनि कहते हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनि होता है। याद रखिएगा, जितना भी स्वर है वो क्या होता है, सभी स्वर सघोष ध्वनि होता है। सभी स्वर सघोष ध्वनि होता है। ठीक है, इसको समझ गए। अब आगे चलते हैं आपके व्यंजन पे, जो सबसे लास्ट है वर्णमाला का, क्या है आपका व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाली भाषा को, वाली वर्ण को व्यंजन वर्ण कहलाती है। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाती है। याद रखिएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यंजन के उदाहरण में अ स्वर मिला होता है। याद रखिएगा कि प्रत्येक व्यंजन के उदाहरण जो होगा ना, उसमें क्या मिला होगा, अ स्वर जरूर मिला होगा। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक व्यंजन के उदाहरण में, प्रत्येक व्यंजन के उदाहरण में क्या मिला होता है, अ स्वर मिला होता है। ठीक है, मिला होता है। इसे क्या कहते हैं, व्यंजन स्वर में। याद रखिएगा कि व्यंजन स्वर में प्रत्येक व्यंजन का उदाहरण में अ स्वर मिला होता है। इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्येक व्यंजन के उदाहरण में कौन सा स्वर मिला होता है, तो अ स्वर मिला होता है। ठीक है, इसको समझ गए। अब देखिए, अ के बिना व्यंजन के उदाहरण संभव नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि अ के बिना जो है ना, अ के बिना क्या नहीं है, अ के बिना व्यंजन का उदाहरण नहीं, संभव नहीं है। अ के बिना व्यंजन का उदाहरण संभव नहीं है, उदाहरण संभव नहीं है। ठीक है, इसको समझ गए। अ के बिना व्यंजन का उदाहरण आपका संभव नहीं है। ठीक है, जैसे व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। पिछली वाली वीडियो में बताया था, व्यंजन की संख्या की बात करें तो संख्या इसकी कितनी है, संख्या इसकी 33 है। समझ गए, संख्या कितनी है भैया, संख्या 33 है। अगर द्विगुण मिला दे, यानी कि ड और ढ, अंग और ढ, यानी कि द्विगुण व्यंजन मिला दे, द्विगुण मिला दे यानी कि अंग और ढ, तो कितना हो जाएगा, 33 + 2 = 35। 35 व्यंजन है अगर ये दोनों को मिला दे तो। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। व्यंजन में इस चीजों को समझ गए। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाती है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उदाहरण में अ स्वर मिला होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन के उदाहरण में क्या मिला होता है, अ स्वर मिला होता है। ठीक है, अ के बिना व्यंजन का उदाहरण संभव नहीं है। ठीक है, अब व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया, व्यंजनों की संख्या आपकी होती है 33। व्यंजनों की संख्या 33। और द्विगुण व्यंजन को अगर मिला दे तो 33 और ढ, अंग और ढ को मिला दे तो 33 और 2 कितना होगा, 35। इतना मैथ तो सबको पता है, 33 और 2 35 होगा। ठीक है, अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण की जब बात होती है ना, जैसे कि स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन जिन व्यंजनों को उदाहरण करते समय हवा फेफड़े से निकलती है, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु या मृदा, किस किस को, कंठ, तालु, मृदा या दांत या ओठ, कंठ, तालु, मृदा या दांत या ओठ को स्पर्श करता है, स्पर्श करते हैं और निचले उच्चारण के स्थान पर, निचले उच्चारण के स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन का वर्ग है। ठीक है, कैसे समझे, वर्गों के वर्गीकरण में अगर व्यंजनों के वर्गीकरण में बात करें तो स्वर व्यंजन का, तो स्वर व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान पे, यानी कि कंठ, तालु, मृदा, दांत या ओठ, मुंह के सारे स्थान है, कंठ, तालु, मृदा, दांत
या ओट्स को स्पर्श करते हुए निकलते उच्चारण के स्थान पर आधार पर स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का वर्ग है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्पर्श स्वर व्यंजन को हम समझाते हैं। ठीक है, स्वर का मतलब क्या होता है? बोलना, आवाज। स्वर का मतलब क्या होता है? आवाज। अब स्वर का भाग कौन कौन सा है? कंठ, तालु, मृदा, ओट्स और दांत। कंठ, तालु, मृदा, ओट्स और दांत। अब जब बात होगी स्वर व्यंजन का तो उसका उच्चारण कहाँ से होगा? कोई भी चीज आवाज यानी कोई भी सिंगर गाना गाता है तो उसमें किसकी चीजों का काम होती है? कंठ, तालु, मृदा, दांत। ठीक है, इस चीजों को समझिए। क्या क्या? कंठ, तालु, मृदा, दांत और होठ, ये तीनों, ये सब को मिला के एक स्वर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और कुछ विद्वान स्वर व्यंजन को कौन से वर्ग में रखा है? च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। च वर्ग को याद रखिए। कुछ विद्वान, यहाँ स्वर व्यंजन की हम पूरी परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, पूरी परिभाषा लिखेंगे तो थोड़ा टाइम हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, इसमें क्या क्या? कंठ, तालु, मृदा, ओट्स और दांत। ठीक है, कंठ, तालु, मृदा, ओट्स और दांत को स्पर्श करते हुए जिस व्यंजन का उदाहरण होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, स्वर व्यंजन में क्या क्या आता है? क्या क्या? कंठ, तालु, मृदा, ओट्स और दांत, जो हमारे मुंह के विशेष अंग है ना, जो हमारे मुंह के विशेष अंग है, इस चीजों का प्रयोग होता है स्वर व्यंजन में। ठीक है, इस चीजों से आप समझ जाइएगा। इसमें क्या होगा? इसमें एक पॉइंट याद रखिए। कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं। कुछ विद्वान किसको? च वर्ग को क्या मानते हैं? स्पर्श संघर्षी मानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? च वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं इसे। ठीक है, किसमें? स्वर व्यंजन, सॉरी स्वर व्यंजन कहते हैं। इसमें एक पॉइंट था, एक नोट करके इसको नोट करके लिख लीजिए, करके नोट करके लीजिए। अब बात करते हैं, इसको एक बार रिपीट करते हैं और क्लास कल इसकी समाप्त करके फिर दूसरे नए चैप्टर पर चलेंगे, संधि पे। ठीक है, जैसे घोषणा के आधार पर था, घोषणा के आधार पर सभी स्वर अघोष ध्वनि होता है। याद रखिएगा, सभी स्वर क्या होता है? अघोष ध्वनि होता है। यहाँ से पॉइंट बनेगा। व्यंजन की बात कर रहे थे, व्यंजन पढ़ रहे थे। व्यंजन में क्या? स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन के उदाहरण में अ का स्वर 100% मिला होगा। ठीक है, अ का स्वर आपको 100% मिला होगा, तभी हमको व्यंजन वर्ण का उदाहरण संभव होगा। अगर अ के बिना व्यंजन वर्ण का उदाहरण संभव नहीं है। ठीक है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 33। व्यंजन वर्ण की संख्या भैया 33। ठीक है, अगर द्विगुण मिला दे तो द, अंग और ढ को मिला दे तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर वर्ण की, स्वर व्यंजन की। तो स्वर व्यंजन में हमको स्वर बनने की उसकी आवाज के लिए, यानी कोई भी चीज, यानी कोई भी सिंगर गाना गाता है उसके लिए कोई किस चीज का जरूरत है? कंठ, तालु, मृदा, ओट्स और दांत, ये सब के विशेष स्थान है, इसका हमें यूज होता है। नोट करके बात करते हैं। चौ क्या है? स्पर्श संघर्षी मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसकी आगे की विशेष चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है चाहे तीनों पार्ट के वीडियो देखे, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यार बनाए रखें। ठीक है, तो ये बिहार और यूपी पुलिस की हिंदी की क्लास चल रही है, जिसको आप बेहतर से बेहतर पढ़ सकते हैं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं हुआ जिसे हम छोड़े। अगर इस क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए एकदम बेस्ट, तो आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ज्वाइन करना ना भूले। और सारे वीडियो की नोट्स और सारे वीडियो का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर क्लास का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल संडे स्टार्ट करेंगे। कुछ व्यंजन वर्ण के पॉइंट बच गए हैं, उस व्यंजन वर्ण के पॉइंटों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद।